बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम। आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान की सियासत में जो हो रहा वो सो हो ही रहा है, लेकिन आज एक ऐसा मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज हुआ कि जिस मुकदमे में जो मुद्दई बनना चाहता था उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी मुद्दई ना बनाया गया। यानी अरशद शरीफ शहीद के केस में उनकी वालदा मुद्दई बनना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में एक मुकदमा दर्ज करके खुद ही उसमें 3 मुल्जमान को उस मुकदमे में नामजद कर दिया। यही पोजीशन कुछ अर्सा पहले पंजाब के अंदर वजीराबाद के इलाका में जब इमरान खान पर, साबिक वजीर आजम पर हमला होता है, तो उस वक्त भी मुकदमा पुलिस अपनी मौदियत में दर्ज कर लेती है। यानी उसमें भी मुद्दई मौजूद, लेकिन मुकदमा पुलिस अपनी मदईयत में दर्ज कर लेती है। इन मुकदमा इन वाकया के बाद लंदन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एक शख्स बाकायदा यह इंकशाफ करता है कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, नासिर भट्ट और चंद उनके करीबी लोग उस शख्स को बुलाते हैं और बुलाकर उन्हें कहते हैं कि हमने अरशद शरीफ शहीद और इमरान खान पर को कत्ल करवाना है और उसके लिए शूटर्स का अरेंज हमें करके दो। मगोल शख्स के ऐसी कई मीटिंग होती हैं और उनमें मीटिंगों के बाद मैं जब इंकार कर देता हूं तो फिर कहते हैं कोई बात नहीं, हमने इसका बंदोबस्त कर लिया। यह एक ऐसी खबर थी जिसने पाकिस्तान का सारा सियासी मंजरनामा तब्दील करके रख दिया कि क्या एक मुल्क में 3 दफा वजीर आजम रहने वाला शख्स और उसकी बेटी जो एक जमात को लीड करती है ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, लंदन में दरखास्त, लंदन में यह सारा कुछ होना कोई मामूली बात नहीं। वहां पर झूठ बोलने की भी सजा है, वहां पर गलत बयानी की भी सजा है। मैंने आज व्लॉग किया तो बहुत से लोगों ने मैसेज किए कि आप गलत कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो जब चाहेंगे लंदन से आ सकते हैं, उनको अब कोई नहीं पकड़ सकता। मैं बड़ा परेशान हुआ कि क्या वाकई कानून ऐसा है। तो आज मैं आपके सामने वो ब्रेकिंग न्यूज और वो हकायक लाना चाह रहा हूं जो आज से पहले किसी के पास नहीं है। ऐसे हकायक जिसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि सियासत तब्दील हो रही है और बड़े ताकतवर लोग कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। आज सिर्फ हम 2 चीजों पे बहस करेंगे, 2 खबरों पे आप बहस करेंगे, 2 खबरें आपके सामने लाएंगे। एक, नवाज शरीफ क्या उस बयान के बाद बच पाएगा, और दूसरा, अरशद शरीफ शहीद। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं लंदन से, मेरे साथ मौजूद है चौधरी तारिक साहब। चौधरी तारिक साहब लंदन की एक बड़ी मारूफ शख्सियत है। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, नासिर भट्ट के खिलाफ दरखास्त, कंप्लेंट इन्होंने दर्ज कराई है। शाह साहब उसमें बतौर गवाह पेश हुए हैं और 2 दिन पहले एक बड़े न्यूज़पेपर ने खबर लगा दी कि इस केस में कुछ नहीं और इनको पुलिस ने बिल्कुल नहीं पूछा और पुलिस ने केस खत्म कर दिया। वाकई क्या कसम केस खत्म हो गया या नवाज शरीफ के गिर शिकंजा तंग हो गया, इस पर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। कुछ कहानी कुछ इस तरह है कि 5 नवंबर को मैं अपने
वकील मेहताब अजीज के साथ लंदन चैरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन गया था और वहां जाकर मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिसमें मैंने उन्हें बताया कि लंदन प्लानिंग के तहत ये इमरान खान पर अटैक हुआ है और अरशद शरीफ का जो है अटैक वो भी लंदन प्लानिंग का हिस्सा है। और मैंने उन्हें सारी वीडियो फुटेजेस दिखाई जहां पर लैंग्वेज जो इस्तेमाल हो रही थी कि फितने को कुचलना है, फितने को कुचलना है, तो ये लग रहा था कि इसका स्क्रिप्ट राइटर एक ही शख्सियत है। तो बहरहाल मैं अपने वकील के साथ वहां गया था। 2-3 घंटे रहने के बाद पुलिस वालों ने हमारी कंप्लेंट दर्ज कर ली थी और उन्होंने वहां पर हमें क्रिमिन, उसको कहते हैं क्रिमिन का मतलब होता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट रजिस्टर्ड करके उन्होंने हमें रेफरेंस नंबर दे दिया था, क्रिमिनल रेफरेंस नंबर। उसके बाद जब ये मेरी खबर पब्लिक हुई, जब मीडिया पर चली, तो तस्नीम हैदर शाह जो पीएमएलएन के स्पोक्स पर्सन है, उन्हें मैं 20 साल से जानता हूँ। उन्होंने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि लंदन प्लानिंग किस तरह हुई थी, अरशद शरीफ को कत्ल करने की प्लानिंग कैसे हुई थी और इमरान खान पर अटैक करने की प्लानिंग कैसे हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान के खातिर, अरशद शरीफ के खातिर आपको चाहिए कि आप मेरे वकील के पास आए और आकर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। तो तस्नीम हैदर शाह साहब मेरे वकील के पास आए। वहां 4-5 घंटे रहने के बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और फिर हम वहां से सीधा चले गए चैरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन। वहां जाकर हमने फिर ये स्टेटमेंट सबमिट की और 6 घंटे हमारी वहां पुलिस के साथ मीटिंग चली और 6 घंटे बाद उन्होंने इसको रजिस्टर्ड करके क्राइम रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट कर दिया, जिसका मतलब होता है कि पक्की एफआईआर उन्होंने वहां काट दी। फिर उसके बाद उन्होंने जो केस है ना वो सीरियस क्राइम अपने होमिसाइड सीरियस क्राइम कमांड बेस्ड एट हैमरस्मिथ पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया। और अब सिचुएशन ये है कि जी केस जो है अब उन्होंने हमें इस हफ्ते तलब कर लिया है, मुझे, मेरे वकील को और तस्नीम हैदर शाह साहब को। और इंशाल्लाह आप देखिए कि आने वाले दिनों में इन लोगों की गिरफ्तारियां जो है ना वो अमल में आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो कि बहुत बड़ी बात की कि इसी हफ्ते में आपको तलब किया है, आपसे क्या दोबारा सबूत मांगे जाएंगे, गवाही मांगी जाएगी, क्या किया जाएगा? देखिए हमने उनको स्टेटमेंट को जो है वो रिकॉर्ड करवा दी है पुलिस को। हमने उनको फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करना है और फर्दर लोगों की डिटेल्स वगैरह देनी है। और मतलब ये कि वो हमसे और मालूमात चाहते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो पुलिस है ना, क्योंकि ये केस जो है ना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ है और दूसरा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अक्यूज्ड है। तो इनको अपना होमवर्क करना पड़ता है, उससे पहले वो हाथ डालने से पहले वो मेक श्योर कि उनके पास इतना एविडेंस आ जाता है कि वो इन पर हाथ डाले। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की है कि चूंकि आपको इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है, आपने बात की है कि लंदन प्लानिंग के तहत कुछ रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें फितने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये फितना क्या ये कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें फितने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया? देखिए राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और ये जितने भी पीएमएलएन के ना ये एक ही गाइडलाइन पर चल रहे थे। तो हमें ये वहां फील हो रहा था कि इसका स्क्रिप्ट राइटर एक ही शख्सियत है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है ना उससे ये साबित हो रहा था कि ये कोई प्लानिंग है। और उसी स्ट्रेंथ के ऊपर मैं पुलिस के पास गया था जहां मैंने कंप्लेंट दर्ज की और पुलिस वालों ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास जो स्टेटमेंट है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, अगर किसी तरीके से कोई डायरेक्ट एविडेंस आ जाए तो ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये अल्लाह का बड़ा करना हुआ कि तस्नीम हैदर शाह साहब का ज़मीर जागा है और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और पुलिस को जो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, दिस इज अ डायरेक्ट एविडेंस। और उनकी एविडेंस के ऊपर इन लोगों का बचना बहुत मुश्किल है। आई कांट सी कि ये किसी तरीके से भी सर्वाइव करें। फ्राइडे को
हम लोगों ने जाना है पुलिस स्टेशन में और वहां जाकर फिर उसके बाद जो है ना वो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर जो है ना वो हेड कर रहा है पूरी इन्वेस्टिगेशन को। इंशाल्लाह इन लोगों की जो गिरफ्तारी है ना वो फिर अमल में आएंगी। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर ये अरेस्ट करते हैं तो उन पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देंगे। अगर उन्होंने बेल दे दी तो फिर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देते हैं कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते जब तक हम अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना कर रहे। पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट बनाकर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस होती है यहाँ पे जिसको CPS कहते हैं उसको सबमिट करता है और वो फिर फाइनल डिसीजन लेता है कि whether there is enough evidence to secure conviction। तो फिर वो इन लोगों को चार्ज करते हैं। अगर अभी इन्हें अरेस्ट करेंगे और मोस्ट लाइकली इनको पुलिस बेल पर छोड़ देंगे विद रिस्ट्रिक्शन कि ना ये मुल्क से बाहर जा सकते हैं और ना ही ये हमसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इनको गिरफ्तार किया फिर बेल पे छोड़ दिया, जो कानून आप बता रहे, तो ये मुल्क से फिर ये लंदन से पाकिस्तान नहीं जा सकते? नहीं, वो फिर इनके ऊपर जो है ना वो ट्रैवल बैन लगा देंगे क्योंकि जब आपको पुलिस बेल देती है ना तो उस पर वो कंडीशन इम्पोज करती है कि जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और उन पर वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगी और उन पर ये भी पाबंदी आयद करेगी कि आप एवन फील्ड हाउस के अलावा कहीं और रात को रह नहीं सकते और कर्फ्यू ऑर्डर भी लगा सकती है कि आप बिटवीन 9 AM और 6 PM तक जो है ना आप बाहर जा सकते हैं। उसके बाद आपको घर में होना जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल आपने ये वहाँ के कानून और सब चीज़ों के मतलब बताया। आप मुद्दई हैं इस केस के, हम मुद्दई पाकिस्तान में हम मुद्दई कहते हैं, वहाँ पे आप कंप्लेंटेंट हैं, पाकिस्तान में हम जो केसेस होते हैं उसका मुद्दई कहते हैं। ये बड़ा एक अहम केस है। आपको उम्मीद है कि क्या बरतानिया का कानून पाकिस्तान के एक साबिक 3 दफा के वजीर आजम उनकी बेटी उनके खिलाफ कोई अमली कार्रवाई करेगा या वहां पर भी तगड़ी सिफारिश काम कर जाएगी? देखिए यहाँ पर ये है कि यहाँ सिफारिश वगैरह बिल्कुल काम नहीं करती। यहाँ पर हर शख्स को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, राइट। और हमने सुनने में ये भी आ रहा है कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ठीक है। सबसे पहली तो बात ये है कि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है मगर उनके पास डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं है। क्योंकि उनके पास डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं है उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। जो होता है ना कि आपको प्रोसिक्यूशन से फ्री होते हैं क्योंकि इनके पास स्टेटस नहीं है। और अगर इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है कि एक क्रिमिनली कन्विक्टेड बंदा जो 10 साल की जेल काट रहा है उसको किस कैपेसिटी में आपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इश्यू किया है, ये भी बहुत बड़ा सवालिया जवाब होगा। नहीं, आपको दुरुस्त है। ये तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं उनके सगे भाई हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो FIR दर्ज हो चुकी है, जो आपके वहाँ के कानून के मुताबिक आपका कहना है कि FIR दर्ज हो चुकी है, आप एक जुम्मेदार शख्स हैं, उस FIR में सिर्फ मियां नवाज शरीफ है या और लोगों के नाम भी हैं? नहीं, देखिए नाम तो मैंने जो हमने दिए हैं राना सनाउल्लाह का भी दिया है, शहबाज शरीफ का भी दिया है मगर शहबाज शरीफ के पास इस वक्त डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। नासिर भट्ट का दिया है, मरियम नवाज का दिया है और नासिर भट्ट का दिया है और 3-4 और छोटे कारकुन है उनका भी दिया है। काफी लोगों के नाम हमने दिए हैं और पुलिस जो है ना इस वक्त आराम से नहीं बैठी हुई। लोग सोच रहे हैं कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। पुलिस इस वक्त सारा डेटा रिकवर कर रही है कि जब इमरान खान पर अटैक हुआ था उस वक्त कौन किससे कम्युनिकेशन कर रहा था, वो सारा डेटा जो है ना वो रिकवर हो रहा है इस वक्त। और ये जो होता है ये एविडेंस होता है। ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर भी FIR दर्ज है। बिल्कुल है, बिल्कुल इनका नाम भी दिया हुआ है हमने क्योंकि इनका नाम भी दिया हुआ है। इनके बारे में ना बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि पुलिस को ना फर्दर ऐसे जब हाई प्रोफाइल लोग पर हाथ डालते हैं ना फिर वो MI6 क्योंकि यहाँ पे MI5 है और MI6। MI5 जो है वो इंटरनल है और MI6 जो है वो एक्सटर्नल है। अब वो MI6 से भी हेल्प ले लेते हैं, इंसान का पूरा बायोडेटा वो निकलवा लेते हैं जिस तरह इन्होंने मॉडल टाउन में किलिंग वगैरह की। इन सब का जो बायोडेटा है ना वो MI6 के पास है। तो ऑब्वियसली MI6 जो है ना वो भी इनको फैसिलिटेट करेगी पुलिस को इंफॉर्मेशन।
तो इंशाल्लाह हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि ये लोग जो है ना पनिशेबल होंगे इंशाल्लाह। इस हफ्ते में फैसला हो जाएगा तारिक साहब के इनको सजा मिलती है या ये केस से बरी हो जाते हैं? नहीं देखिए, यहाँ बड़ी बुरी का कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ का प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले तो पुलिस वाले हमारे से जो अभी लेंगे ना, अभी हमने उनको और एविडेंस प्रोवाइड करना है। उन्होंने हमारी स्टेटमेंटें ले ली और ठीक है, उसके बाद हमने काफी कुछ हमने इकट्ठा किया हुआ है हमारे वकील ने, वो जाके हमने डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर को देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है ना, वो होती है गिरफ्तारियां। ठीक है, फिर वो इनको गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करके इनको पुलिस स्टेशन में लाएंगे, फिर इनको क्वेश्चन करेंगे, फिर इनको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर इनको सवाल वगैरह पूछेंगे। उसके बाद जो है ना, फिर पुलिस डिसाइड करती है whether to charge them now or to release them pending further inquiries। यहाँ चार्ज का मतलब ये होता है कि जब आप क्वेश्चन वगैरह करते हैं ना, बाज दफा तो इंसान हाथ खड़े कर देता है, वो कहता है हाँ भाई मैंने ये किया है। तो पुलिस फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, आपको उसी वक्त चार्ज करके ना पुलिस स्टेशन भेज देती है। सॉरी, पुलिस स्टेशन से आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से आपको जेल में। राइट। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर पुलिस सोच रही है कि उन्हें मजीद टाइम चाहिए फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो वो फिर आपको पुलिस बेल पर छोड़ देती है पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज, कि अभी हम अपनी इंक्वायरीज और करनी है हमने, वो आपको पुलिस बेल पे छोड़ देते हैं विद रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर कि आप घर से बाहर जा नहीं सकते, और विटनेसेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रब्ता नहीं कर सकते। अच्छा, तारिक साहब, तस्नीम हैदर शाह गवाह हैं, उनको भी जान का खतरा है, क्या आपको भी धमकियां मिली, को प्रेशर बना? देखिए, मैं तो लंदन में काफी वेल नोन बंदा हूँ। मैंने यहाँ 120 से ज्यादा एहतजाज किए हैं और अल्ताफ हुसैन पर भी जो पर्चा कटा था 22 अगस्त को, वो मैंने ही कटवाया था। और मुझे तो इस चीज की बिल्कुल फिक्र नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि जब आपकी लिखी हुई होगी तो वो आ जाएगी, बेशक किसी के हाथों मरे या रोड पर चलते मरे, मुझे कोई खतरा नहीं है। मगर तस्नीम हैदर शाह साहब को बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही, उनकी जान को खतरा है और पुलिस ने उनका घर जो है ना, वो 24/7 अंडर ऑब्जर्वेशन है। वहाँ अपने प्लेन क्लोज पुलिस वाले जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जान को बहुत खतरा है। बहुत मेहरबानी तारिक साहब, आपसे हमने टाइम लिया, बहुत मेहरबानी। क्योंकि आप मुद्दई थे, अभी तक तस्नीम हैदर शाह साहब का बयान सामने आया था, आपकी गुफ्तगू सामने नहीं आई थी, तो हमने एक्सक्लूसिव आपकी गुफ्तगू सामने लाने का मकसद यही था कि हम असल हकाइक को सामने ला सकें। असल हकाइक क्या है? क्योंकि अब बात करते हैं 2 FIRs की। वो 2 FIRs जो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिस्कस हो रही। एक FIR है इमरान खान पर कातलाना हमले की। उस FIR के मुद्दई पुलिस। दूसरी FIR, चले उस FIR में बेबस नजर आई हुकूमत, बेबस नजर आए बहुत से लोग, वो FIR दर्ज हो गई, उसका मुल्जम तो मौके से पकड़ा गया, दूसरे मुल्जम की तलाश जारी है, उसमें बहुत सी चीजें सामने आई। अब एक FIR और आज दर्ज हुई, यह FIR अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के FIR। क्या अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के FIR में मुद्दई भी पुलिस को होना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट जैसी आला अदालत, सुप्रीम कोर्ट जैसी आला अदालत जिसके हुक्म के बाद किसी की जरूरत नहीं है कि हुक्म अदूली करे, सुप्रीम कोर्ट जैसी आला अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करे, मगर होता क्या है कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा कहती है मुद्दई मैं बनूंगी, मुल्जम मैं नामजद करूंगी, मगर ना तो उनसे दरखास्त, ना उनसे राब्ता, बल्कि अचानक से पता चलता है कि थाना राना में एक FIR दर्ज हो गई है और इस FIR
थाना रमना में एफआईआर दर्ज होती है और इस एफआईआर के मुद्दई एसएचओ खुरम, तारिक और एक और शख्स जो है इसमें मुलजम नामजद कर दिए जाते हैं। तीनों नामजद मुलजमान पाकिस्तान में नहीं है। ना पाकिस्तान की पुलिस, ना एफआईए और ना ही कोई एजेंसी इनको अभी तक पकड़ सकी है और ना ही पकड़ सकेगी, ना ही पकड़ने की शायद कोशिश हो। क्या अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को खत्म करने, इस पर दूसरे लफ्ज में मट्टी डालने या कोई और इक़दाम करने की साजिश तो नहीं हो रही? अब बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान की अदलिया का। क्या इसी एफआईआर को रहने देंगे या फिर अरशद शरीफ शहीद की वालदा जो कहेंगे, जो दरखास्त देंगे, उसकी बुनियाद पर एफआईआर दर्ज होगी? यह बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें कमर में लगने वाली गोली वाज़ेह तौर पर गाड़ी से बाइट से मारी गई है, यानी बाइट गोली मारकर उसे गाड़ी में बिठाया गया है। इसका मतलब है कत्ल गाड़ी के अंदर नहीं, कत्ल गाड़ी के बाहर हुआ। अंदर कत्ल हुआ होता तो गोली सीट चीर के निकलती, लेकिन ऐसा नहीं है। और बहुत सी चीजें हैं और बहुत से अहम तरीन उस रिपोर्ट में ही ऐसी चीजें हैं जिससे ताकतवर लोग काबू में आ सकते हैं, यानी कातिल सहूलतकार काबू में आ सकते हैं। क्योंकि आज मेरे पहले वीलॉग पे कुछ लोगों ने इतराज किया था कि मियां नवाज शरीफ और दीगर लोग जो है जिनके खिलाफ केस वहां पे है उनको कुछ नहीं हो रहा, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, आपने गलत विलॉग किया। तो आज मैं आपके सामने पहली दफा असल मुद्दई यानी वो शख्स जो इस केस का मुद्दई है, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, नासिर भट्ट और राना सनाउल्लाह के खिलाफ उसको आपके सामने ले आया हूं। उसकी आपने गुफ्तगू सुनी और उसकी गुफ्तगू और उसके कहने के मुताबिक यह हफ्ता शरीफ खानदान पर इंतहाई भारी हफ्ता है और उसके बकौल एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसमें फौरी बचना नामुमकिन है और इसी हफ्ते कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिसके बाद जब तक केस खत्म नहीं होगा ये किसी सूरत में बाहर किसी और मुल्क में नहीं जा सकते। हकायक क्या है मैं आपके सामने ले आया। मजीद अहम तरीन डेवलपमेंट जल्द आपके सामने, मजीद इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लाऊंगा। इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।